पहले मुझे ये बताओ, ये क्यू ध्यान है केमिकल इक्विलिब्रियम में? व्हाट वाज क्यू? क्या था? व्हाट वाज इट्स नेम? रिएक्शन कोशेंट। वेरी नाइस। उसका काम क्या था क्यू का? जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो अगर मतलब स्टेबलाइज फॉर्म में ले आना, कौन से फॉर्म में ले आना? मतलब क्यू ज्यादा होगा तो बैकवर्ड रिएक्शन जाएगा। क्यू ज्यादा किससे? विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? इक्विलिब्रियम। हाँ ठीक है। क्यू के से रिलेट करके हम लोग डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन प्रिडिक्ट कर सकते थे, राइट? तो रिएक्शन कोशेंट का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क यही है, टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन, राइट? ठीक है, कि वो अभी मतलब या उस पर्टिकुलर टाइम पर, उस इंस्टेंट पर रिएक्शन की क्या टेंडेंसी है, वो एट इक्विलिब्रियम है या बैकवर्ड मूव हो रहा है या फिर फॉरवर्ड मूव हो रहा है, राइट? ओके ठीक है। अब देखो सिमिलरली यहाँ भी सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन पहले क्या होता है इस बात को थोड़ा समझते हैं। लेट अस सपोज को एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे CaF2 का केस ले लेते हैं, ठीक है? सॉल्ट है ये, ऑलराइट, और स्पेरिंगली सॉल्यूबल होता है ये, तो Ca2 प्लस 2F- ऐसे ही टूटता है, ठीक है? अब देखो यहाँ क्या होता है कि यहाँ जो हम लोग के इक्विलिब्रियम डिफाइन करते हैं, तो एट इक्विलिब्रियम हम लोग यहाँ क्या डिफाइन करते हैं? के को कैसे डिफाइन करते हैं? क्या बोलते हैं? के क्या नाम है इसका? के जैसे, हाँ गुड गुड, वेरी नाइस, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं, KSP से डिनोट करते हैं, राइट? ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जब ये KSP के इक्वल जब इसका IP आ जाएगा, ठीक है? हम लोग कैसे रिलेट करते थे जब Q इक्वल्स टू K होता था, याद आ रहा है ये केमिकल इक्विलिब्रियम? दैट मीन्स रिएक्शन ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम है, नेट कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ऑलराइट? ठीक है। अच्छा, अब ये जो के इक्विलिब्रियम यहाँ है, सॉरी KSP जो यहाँ हम लोग डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ Ca2 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ F-, यहाँ 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा, राइट? यहाँ 1 है तो पावर 1 ही रह जाएगा, ठीक? ठीक है, ऑलराइट। इसी को यहाँ पे बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट, ऑलराइट, क्योंकि इसका तो भाई एक्टिव मास 1 ले लेते हैं, ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ हम लोग Q की जगह पर क्या डिफाइन करते हैं? IP, आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है। IP को, हाँ बस बस, इसका मतलब कि अभी वो कोई मूवमेंट का टेंडेंसी नहीं होगा, बात समझे? तो IP का क्या इंपॉर्टेंस है? ये एट एनी टाइम T डिफाइंड है ना? Q का भी तो यही था, Q भी थ्रू आउट द रिएक्शन आप कभी भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन K was defined only at equilibrium, right? That is why at equilibrium Q किसके बराबर हो जाता था? K के, right? जबकि K तो बस केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए फिक्स्ड होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है? वही नेचर KSP का भी, ये भी तो एक्चुअल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, बात समझे? ठीक है। अब देखो यहाँ जो टर्म कैसे यूज करते हैं, ये पॉइंट समझ गए ना? बेस पॉइंट यही था, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, ऑलराइट। अब देखो यहाँ क्या होता है, जैसे अभी लेट अस सपोज हमने बस स्टार्ट किया है, पानी में CaF2 दे दिया है, तो अभी जैसे ही स्टार्ट किया उसी समय इक्विलिब्रियम तो नहीं आएगा, इट विल टेक सम टाइम टू अचीव इक्विलिब्रियम, राइट? ओके। तो अब देखो जिस समय आपने बिल्कुल स्टार्ट किया होगा T इक्वल्स टू 0 पर, उस समय रिएक्शन की क्या टेंडेंसी होगी? वो सॉल्यूबल होगा उस समय पानी में, या फिर वापस जा रहा होगा, या एट इक्विलिब्रियम होगा? पानी में एट T इक्वल्स टू 0 फॉरवर्ड डायरेक्शन है ना? T इक्वल्स टू 0 फॉरवर्ड डायरेक्शन का इसका टेंडेंसी होगा, राइट? ठीक है। अब देखो, अब जब T इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम पर ये आ जाएगा, उस समय क्या होने लगेगा? प्रेसिपिटेशन विल जस्ट स्टार्ट, राइट? एट T इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम प्रेसिपिटेशन समझ रहे हो ना ये पॉइंट? ये स्टार्टिंग से हम लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, तो जैसे इक्विलिब्रियम हो गया ना, अब ये ना आगे जाने का टेंडेंसी अब इसका नहीं रहेगा, ठीक है? इसके बाद अगर आप T इक्विलिब्रियम पर ही हो तो बस ये अब फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया इसका अमाउंट, अब ये और नहीं आएगा इसमें।
अगर आप डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करो तो यस ये टूट भी रहा होगा, लेकिन उसी समय प्रेसिपिटेट भी हो रहा होगा और उनका रिलेटिव अमाउंट ऑफ फिक्स हो गया होगा। यही डिनोट करता है इक्विलिब्रियम को, ठीक है। अब फॉर XYZ रीजन हम लोग के इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम होता है उसको डिस्टर्ब तो कर ही सकते हैं, बाहर से कुछ भी ऐड कर दिया, इधर उधर कुछ भी चेंज कर दिया, और आप चेक कर रहे हो कि भाई अभी क्या हो रहा है, ज़्यादा प्रेसिपिटेट होने लगा। हाँ, मतलब वो डिपेंड करता है ना अभी कि वो किस तरह से होगा। हाँ, जैसे कि अभी कुछ एक अप्रोप्रिएट बफर ऐड कर दिया या कुछ एक एक्स्ट्रा कोई सॉल्ट ऐड कर दिया, तो भाई अभी आपने क्या ऐड किया उसके हिसाब से अब डिपेंड करेगा। सिंपली अगर मान लो इसमें से कोई आयन ऐड किया तो वो तो हमने देखा ही था, सॉल्युबिलिटी घट जाता है ना। कॉमन आयन का जो इफेक्ट था ये तो हमने देखा था, ठीक है। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी हो गई तब भी हम लोगों ने देखा था। वेट यहाँ 2 टर्म है, उसको ध्यान रखना, दोनों बहुत सिमिलर है। सॉल्युबिलिटी S है ना, हाँ, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज KSP। अब क्योंकि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, दैट इज व्हाई वो केवल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो जैसे ही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोल दिया, अब वो S नहीं है, दैट इज, हाँ, ठीक है। ओके, ठीक है, आपने इसका अपने हिसाब से आंसर कर लिया है। मतलब उधर से आ रहा था 8, लेकिन आंसर में है T। ओके, ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन है जो कि S और KSP से रिलेटेड है। इसमें अगर आपको दिक्कत आ रही है, एक काम अगर आप ट्राई करना चाहते हो, क्योंकि आज मुझे लगता है 2-3 टॉपिक है तो वो हम लोग पहले आज फिनिश कर लेते हैं, तो फिर ना मतलब अब सारा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। जितने भी डाउट क्वेश्चन होंगे वो इसके बाद फिर हम लोग ले लेंगे, ऑलराइट, ठीक है। अब इसमें देखो मैं एक हिंट देती हूँ, आपका जो भी अभी वो आपका आयन के फॉर्म में मुझे लग रहा था है ना, उसको ना आप तोड़ के लिखना, मतलब रिएक्शन के फॉर्म में लिखना, ऑलराइट। रिएक्शन ट्राई करना, ट्राई टू राइट द रिएक्शन। अगर आपने रिएक्शन लिख लिया, आगे का चीज आप रिलेट कर लोगे, नहीं होगा कोई बात नहीं, बिल्कुल, ठीक है। वो क्वेश्चन के हिसाब से देख लेना, वहां पे कुछ हिंट दिया है कि उसका कितना मतलब वैलेंसी है, या फिर उस हिसाब से है ना, हाँ वो है, तो फिर 3 रिएक्शन लिख लेना, 3 के है, 3 रिएक्शन लिख लेना, उसके बाद फिर ट्राई करना रिलेट करने का, ऑलराइट, ओके। होगा, ठीक है, नहीं होगा तो क्लास में तो हम लोग कर ही लेंगे फिर, ऑलराइट, ओके। अब देखो, अब इसका मतलब यहाँ पर एक और ये कंडीशन आ सकता है जब प्रेसिपिटेट ज्यादा हो रहा हो, ठीक है, और वो कुछ ना कुछ चेंजेस, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे आ गया अब तो रिएक्शन का टेंडेंसी रहेगा वो इक्विलिब्रियम पर ही रहे जब तक कोई एक्सटर्नल चेंज ना हो, राइट, ठीक है। अब अगर मान लो कुछ टाइम से इक्विलिब्रियम चल रहा है, कुछ कुछ उसमें चेंजेस हुए, आफ्टर सम टाइम हम चेक करना चाह रहे हैं कि अभी ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो भाई डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए तो क्यू का जरूरत आता था, है ना, रिएक्शन कोशेंट। अब यहाँ पर हम लोग क्यू कैसे डिफाइन करते हैं, आईपी के टर्म में, आयनिक प्रोडक्ट, बात समझे। आयनिक प्रोडक्ट आप समझ ही रहे हो, रिएक्शन के हिसाब से जो भी कंसंट्रेशन है उसका पावर में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर दो, ठीक है, दैट विल बी द आईपी, ठीक। काम बिल्कुल एक जैसा करना है, जैसे वहां क्या होता था, क्यू जब ग्रेटर देन के तो क्या होता था, रिएक्शन किधर मूव करता था, तो बैकवर्ड मूव करेगा, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है। अब क्यू जब इक्वल टू के है तब तो एट इक्विलिब्रियम, है ना, ठीक है, और क्यू जब लेस देन के तो फॉरवर्ड, गुड। अब बिल्कुल इसी तरह इस रिएक्शन में, मतलब यहाँ, है ना, ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्युबल के केस में क्या होता है, क्यू के जगह हम लोग इसको डिफाइन करते हैं आईपी, और के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो, KSP। अब ये जब दोनों बराबर होगा, इसका मतलब हमारा सॉल्ट जो है ना अभी एट इक्विलिब्रियम है, बात समझे, ठीक है। और यही कंडीशन होता है जस्ट प्रेसिपिटेट स्टार्ट होने का कंडीशन, बात समझे। जैसे कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है ना, कुछ कुछ कंसंट्रेशन दे देगा, बोलेगा कि भाई बताओ जब ये पर्टिकुलर आयन स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग, तो स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग का क्या मतलब, आईपी और KSP को उस समय में क्या करना है, बराबर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, रिलेट कर रहे हो कैसे, राइट, ठीक है।
ओके अब देखो अगर क्या आ गया आईपी ग्रेटर आ गया केएसपी से तो अब क्या होगा बोलो। बैकवर्ड सेग्रीगेशन। गुड। अब यहाँ देखो बैकवर्ड का क्या मतलब, बैकवर्ड मतलब ये सॉल्ट बन रहा है, इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि प्रेसिपिटेट होगा। बात समझे? तो इसका मतलब अभी हम लोग सीधे डायरेक्शन ना बोल के यहाँ क्या बोलेंगे, अभी प्रेसिपिटेशन हो रहा होगा। बात समझे? क्यों? क्योंकि अभी बैकवर्ड जा रहा है तो बैकवर्ड में क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब प्रेसिपिटेट अभी फॉर्म हो रहा है एकदम आराम से। ठीक है, अब अगर कहीं पर मिल जाए कि आईपी लेस हो केएसपी से तो अभी क्या होगा, फॉरवर्ड आएगा, इसका मतलब अब घुल रहा होगा, सॉल्ट विल बी सॉल्यूबल। हाँ बात समझे? ठीक है, तो सॉल्ट अभी क्या है, सॉल्यूबल फॉर्म में है। ऑलराइट, फॉरवर्ड रिएक्शन। मतलब प्रेसिपिटेशन होने के लिए उसको आईपी को केएसपी जाना ही होगा। हाँ, जस्ट स्टार्ट कंडीशन यही है। ठीक है, क्वेश्चन में एग्जैक्टली ये टर्म यूज होगा। देखो ये टर्म मैं इसलिए खासकर लिख रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में एग्जैक्टली ये टर्म यूज होगा, इट जस्ट स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग या द। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वहां पे समहाउ आईपी का क्या मतलब, कंसंट्रेशन ले लो, रिएक्शन पता है आपको, स्टोइकियोमेट्रिक पावर क्या होगा वो आपको पता है, कोएफिशिएंट आपको पता है तो पावर का टर्म आपको पता है, तो अब इसका जब वैल्यू पता है, उसका टर्म पता है, तो आप तो आईपी निकाल ही लोगे। केएसपी जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है, यानी तो एस का वैल्यू गिवन होगा कि भाई आप केएसपी निकाल लो। बात समझे? तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आईपी बस देखना होता है कि आईपी उस टाइम पर क्या ले, बिकॉज आईपी एट एनी टाइम टी गिवन होता है, राइट, उस समय डिफाइन होता है। ओके, केएसपी तो भाई टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ गए क्या? ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कर लें इससे रिलेटेड। ठीक है, समझ गए? तो यही है ओवरऑल प्रेसिपिटेशन कंडीशन, ओवरऑल इतना ही है। ओके, चलो कोई क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन इज, मैं डिक्टेट करती हूँ। किसमें? किसमें किसमें, कौन सा चैप्टर? एक सेकेंड ना। हाँ बिल्कुल, वो कर लेना, क्योंकि उसमें अगर पहले से पढ़ा हुआ है ना तो एक दो पॉइंट है, लेकिन वो ना हम लोग क्वेश्चन के थ्रू भी ले सकते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, जहाँ कहीं दिक्कत आ रही है उस दिक्कत को बस हम लोग सॉल्व करके फिर आगे निकल जा रहे हैं। ऑलराइट, क्योंकि थ्योरी मोर और लेस सेम ही है, क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही है, बस वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसका मतलब तो उस प्रॉब्लम को वहीं रेक्टिफाई करो और आगे चलो। ओके, क्योंकि अभी वी हैव वन मोर बिग चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स अभी है पार्ट, राइट। तो फिर से जब रिवीजन का टाइम आएगा तो उस समय फिर अगर थोड़ा बहुत कुछ बचा होगा तो फिर कर लिया जाएगा। ऑलराइट, और उसी के साथ में ना पी ब्लॉक का भी आप मुझे फोटो भेज देना कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, हाँ बुक का फोटो भेज देना अंडरलाइन करके। ठीक है, आपका अगर कुछ डाउट हो पर्टिकुलर कि भाई मन में कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो पेंसिल से लिख देना साइड में थोड़ा, है ना, कुछ क्वेश्चन मार्क या कुछ टर्म वैसे लिख देना। ठीक है, दूसरा आप ये पेज नंबर लिख के नोट्स का फोटो भेज देना। ठीक है, तो आपने क्या इंक्लूड किया, अगर मान लो कुछ एक दो पॉइंट रह रहा होगा तो फिर उसको हम लोग ऐड कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे जनरली वो इन्फॉर्मेटिव होता है, लेकिन इन्फॉर्मेटिव में क्या हो जाता है ना, अब एक ही लाइन में अगर आपने चार अच्छी अच्छी बातें कह रखी है, कई बार वो नहीं समझ में आता है तो ओवरऑल लगता है कि अरे यार इसका मीनिंग ही नहीं पता चला, है ना, ये प्रॉब्लम आती है। बट कोई बात नहीं, वो आपको टीचर इसी काम के लिए होते हैं ना, वो थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर समझ में आएगा। जैसे देखो अभी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है, कभी नाम कुछ है कभी नाम कुछ है, थोड़ा थोड़ा बताया है कैसे पढ़े। अब वही अगर एक बार एक्सप्लेन हो जाता है ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको लगता है चलो ये सब तो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आपको वो आइडिया है, बस यही होता है और दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे किताब सिलेबस के हिसाब से अगर आप देखो तो इंजीनियरिंग के लिए तो भाई केमिस्ट्री में बहुत अच्छा है, खासकर इनऑर्गेनिक तो एकदम बेस्ट है। नहीं तो इनऑर्गेनिक में इतने मतलब चीज़ें कनेक्टेड होते हैं ना कि सब पढ़ने जाओ ना तो लगता है कि भाई कहाँ कहाँ से क्या पढ़ ले, है कि नहीं, जबकि सब्जेक्ट तो आपके पास बहुत सारे हैं, राइट। तो अगर एक सब्जेक्ट के एक पार्ट पे आप इतने ज़्यादा फोकस्ड हो, जो कि मतलब वो भी कई बार मन में आता है कि 100% हम कर ले, तो भाई आप मतलब सिलेक्शन इज़ नॉट अबाउट 100%, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो वो अगर आप ध्यान रखते हो तो फिर चीज़ें आगे हैं। रैंक 100% से आता है, हु टोल्ड यू दैट? किस बच्चे को रैंक 100% आता है? 100% मतलब हाँ तो हाईएस्ट आया था 720 में, 720 वाला केस इधर एकदम नहीं है। पहले पता है क्या होता था, 50-60%, इसका मतलब आपने बहुत बढ़िया कर लिया है, अब आप और आगे मत करो,
क्योंकि रैंक इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा इजी कर दिया। नहीं, दोनों बात है। पहले पता है क्या होता था, क्वेश्चन इजी नहीं है। पहले क्या होता था, बच्चे खुद से 4 साल 5 साल लगा के वो बुक पढ़ा करते थे। बैचेस इतने बड़े बड़े होते थे ना, हजार हजार में बच्चे पढ़ते थे। खुद का एफर्ट क्या है, दैट वाज द मेन थिंग पहले के टाइम में, ठीक है। मेहनत लगता है। आप अगर सीधे एनसीईआरटी लेके बैठो, वही चैप्टर तुम 4 बार पढ़ोगे ना, तब भी हो सकता है तुम्हारा डाउट रह जाए। अब सोचो वो डाउट तुमको कितना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है ना, कि अरे समझ ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा, पढ़ना मुश्किल होता है। बट स्टिल डिफरेंट डिफरेंट बुक से लोग पढ़ा करते थे उस समय। और जैसे कि पर्सनली अभी डाउट क्लियरिंग का या फिर टीचिंग का इतना सारा सोर्सेज है, पहले नहीं हुआ करता था ये सब। तो दैट्स हाउ इट वाज डिफिकल्ट। अभी आपके पास हेल्प बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्पून फीडिंग से इंजीनियरिंग में काम कभी नहीं बनता। अगर आप किसी तरह पहुंच भी गए आईआईटी में, वहाँ जाके भी फिर परेशान हो जाओगे, क्योंकि अब उसके आगे उनको पता है कि भाई अभी अगर हमने स्पून फीड कर दिया तो भाई ये बंदा तो ज़िंदगी भर परेशान रहेगा। तो इट्स बेटर कि तुम अपना रास्ता अभी ढूंढो इस 4 साल में, क्योंकि कॉलेज में और ज़्यादा कुछ नहीं होता। यू हैव मतलब ठीक ठीक इन्वायरमेंट वहाँ रहता है, लेकिन आपको एक्सप्लोर करना होता है। आप अगेन वहाँ अगर ढूंढने लगते हो पेरेंट्स की तरह छत्र छाया, कि हम छत्र छाया में रहें, तो हमेशा नहीं रह सकते ऐसे। दिस इज अबाउट लाइफ। यू हैव टू मतलब एक होता है ना, जैसे कि भाई तितली जब बनना होता है तो उसका एक प्रोसेस होता है, बटरफ्लाई का प्रोसेस होता है ना। अच्छा, ओके, टर्म मुझे ध्यान नहीं है, बट वो प्रोसेस मुझे पता है कि भाई कैसे कैसे होता है। तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस है। कुछ टाइम ऐसा भी होता है वो अपने आप को एक जगह सिकोर के रखा रहता है कुछ टाइम तक। हाँ हाँ, स्टार्ट वहाँ से होता है, उसके बाद फिर एकदम एंड में जाके एकदम खूबसूरत सा बटरफ्लाई बन जाता है, इतना बड़ा सा, राइट। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ लाइक दैट, ठीक है। लेकिन 100% अगर आप जाओगे ना, जैसे देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्या होता है, जैसे कि सीए का एग्जाम, इट इज़ नॉट एट ऑल कॉम्पिटिटिव, एकदम कॉम्पिटिटिव नहीं है भाई। जितने को निकालना है तुम निकाल लो, लेकिन कोई बाउंडेशन नहीं है ना भाई, जितना पास करना है कर लो। लेकिन फिर भी सीए के लिए बोलते हैं ना कि भाई कितना टफ है, एक पेपर निकल गया, दूसरा नहीं निकल रहा, तीसरा नहीं निकल रहा। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, इट इज़ कॉम्पिटिटिव नहीं, उनमें बहुत सारी चीज़ें होती है भाई। आपको सारे के सारे पॉइंट ध्यान है, तभी जाके आप यूज़ कर पाओगे। बैलेंस शीट, मुझे तो एक ही पता है बैलेंस शीट, क्योंकि हम लोग के मतलब इंजीनियरिंग में भी सेमेस्टर मतलब रहता है वो, ठीक है, एक सेमेस्टर में रहेगा। तो बैलेंस शीट में क्या होता है कि भाई दोनों टाइप बराबर होने चाहिए, नहीं होते हैं भाई। अगर आपको एक भी पॉइंट छूट गए तो अब वो आपको कैलकुलेशन में बराबर होना नहीं है, ठीक है। तो मेमोरी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जो उस एग्जाम के जो एक्सपर्ट है वो ज़्यादा कुछ बता पाएंगे कि भाई इसमें मेन मेन क्या है, ठीक है। क्योंकि भाई किसी भी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से बात करो ना, तो वो बेसिक बेसिक कुछ चीज़ों को बोलेंगे कि भाई ये ज़रूरी है। जैसे ऑर्गेनिक का मैं बात कर सकती हूँ, तो भाई उसमें रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आगे जाके अगर मान लो पीछे का कोई एक टॉपिक यूज़ हुआ, वो आपको नहीं ध्यान है, अब आगे आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे। बात समझ आई। अब ये सब बात बताने के लिए पहले कोई था ही नहीं। या अगर पढ़ा भी रहे हैं तो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर मतलब ख़त्म हो रहा है। पहले ऐसा भी होता था कि भाई जैसे अच्छे से बताया जाता है चीज़ों को, लेकिन कुछ चीज़ें छूट गई हैं। थ्योरेटिकल जो हैं, जो जिसमें उतना ज़्यादा मतलब एक्सप्लेनेटरी कुछ चीज़ नहीं है, तो वो सारे नहीं पढ़ाए जाते थे, बच्चे खुद करते थे वो सब। अभी सोचो एवरीथिंग इज़ टॉट 2-3 टाइम्स फ्रॉम अलग अलग मतलब प्लेसेस, राइट, ठीक है। तो हेल्प का होता है वो, लेकिन इसी वजह से बच्चे अभी जल्दी कर पाते हैं, ये आप बोल सकते हो। अगर आप हेल्प प्रॉपर्ली यूज़ करते हो तो आप विद इन द टाइम फ्रेम अच्छे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाओगे। और वही हमारा टारगेट इज़ नेवर 100%, क्योंकि आप 100% जाओगे ना, मिस्टेक करके आ जाओगे, निगेटिव कर दोगे तो वही काम तमाम, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसी वजह से प्रैक्टिस एग्जाम जो होता है ना, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उसको देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको खुद को देखना है कि भाई आप कहाँ कहाँ क्या कर रहे हो। 100% में लग जाओगे ना बेटा, तो पता चला कि वो जो मतलब अभी परसेंटेज के हिसाब से जाओ, अभी जब भी टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करोगे ना, 70% से लेके 80-85, है ना, स्टार्ट, लेकिन वहाँ से होना चाहिए। मान लो उससे कम है तो पहला टारगेट 70% कि भाई जो भी मैं टेस्ट दूँ उसमें 70% हो। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं, आजकल तो वैसे टेस्ट थोड़े कम होते हैं, पहले के टाइम में ज़्यादा होता था। इतना टफ कर देते हैं ना वो कि भाई नॉर्मल आपके जेई के लेवल के इतना ऊपर रहता है कि पूछो ही मत, ठीक है। तो अब सारे ही क्वेश्चन अगर वैसे ही सोच सोच के बनाए जाए तो भाई 4 घंटा 5 घंटा भी तो नहीं दे रहा है ना कि बच्चा उतना देर बैठ के सोचे, ठीक है। जबकि अभी वैसा टेस्ट नहीं बनता। अब मतलब कोई सा भी एग्जाम ले लो, कोई सा भी एग्जाम ले लो, ठीक है, नेशनल एग्जाम की भी मैं बात कर रही हूँ, 30% से 35% तक ईजी क्वेश्चन होता है। ईजी मतलब सिलेबस के अंदर का रहेगा और सिंपल क्वेश्चन होंगे, वो आपको बस पहचानना होगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि 2 टफ क्वेश्चन के बीच में एक दे दिया, ठीक है। तो अब 2 टफ क्वेश्चन में बच्चा ऐसे इतना परेशान है कि तीसरा वाला वो समझ ही नहीं पाया, उसको और सोच सोच के 2 बार 3 बार पढ़ पढ़ के फिर कर रहे, तब तक वो प्रेशर बिल्ड हो जाता है, ठीक है। तो वो प्रेशर को भी हमें हैंडल करना होता है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम सिलेबस, ठीक कि। और इसके साथ में कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत कॉमन चीज़ है और उसको एकदम से बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, वो पढ़ेंगे 2 लिखेंगे 4,
ठीक है, मतलब क्वेश्चन में ये है, लेकिन उनका हो गया जल्दी जल्दी में हो गया कि वो 4 का 8 कब हो गया पता ही नहीं, अब वो 8 को लेके कैलकुलेट कर रहे हैं। ये सब चीज़ ऐसा है ना कि भाई मतलब वो बहुत ही एकदम पहले से, जब देखो ऐसा हो रहा है थोड़ा टाइम लो, उसको कट करो कि भाई ये चीज़ ना हो, फोकस का ज़रूरत होता है वहाँ थोड़ा। क्वेश्चन में क्या है, बस उसी को हम इम्प्लाई करके आगे बढ़ेंगे। इंजीनियरिंग के लिए तो यही है, ठीक है, क्वेश्चन का जो डेटा है वहीं से आगे बढ़ना है, अपने मन से क्वेश्चन नहीं समझ लेना है, ठीक है, कि भाई क्वेश्चन ये बोल रहा होगा, नो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है पढ़ो, उसके हिसाब से आंसर कर दो, बात समझे, ठीक है। और परसेंटेज के हिसाब से चलो तो सबसे पहला टारगेट 70%। देखो किसी भी टेस्ट में आपका क्या, उस पर्टिकुलर टेस्ट में कई बार मार्क्स अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो उस मार्क्स में मतलब उस जो भी वो टेस्ट है उसमें 70% आपका आ रहा है, नहीं 70% अगर आ रहा है, अचीव हो रहा है, गो फॉर नेक्स्ट परसेंटेज, ठीक है, दिस इज़ द वे यू आप आगे बढ़ते हो। अब किसी एक सब्जेक्ट को जब आप पकड़ लेते हो ना, जनरली क्या होता है ना, बच्चों को जो ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ से वो स्टार्ट करते हैं। अब जो ऑलरेडी अच्छा लग रहा है उसमें अब और आप 4 नंबर 5 नंबर ऐड करने के चक्कर में क्या करते हैं, लेकिन आपका जो टेस्ट होता है ना उसमें जनरली क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री से पहले स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे कि जो मैथमेटिकल वाला भी जो चीज़ है ना, यहाँ थोड़ा इजी होता है, तो आप कम टाइम में स्कोर कर लेते हो, तो आपके पास अब टाइम ज़्यादा है बाकी चीज़ों में देने के लिए, है ना। तो उसके बाद अब टाइम बांट के हमेशा करना, क्योंकि कई बार होता है कि भाई हम जो कर सकते हैं उसी में हम 1.5 घंटे लगा रहे हैं, बाकी जो मुझे टफ लगता है भले वो उस साल का ईजी पेपर हो, लेकिन हमें क्योंकि टफ लगता है तो भाई हम उसमें फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा दे, मतलब उतना रखते ही नहीं है। पेपर आने की तो तब मतलब 20 का जो पहले वो बाद में लिखा, पहले जो लिखे थे मतलब जो इजी था वो लिखे। ओके, होता है वो सब जनरल होता है, लेकिन ना अब यही सब वो लूप है जिससे निकलना बहुत ज़रूरी है, पता है। बच्चे कई बार अपना प्लानिंग करने लगते हैं, भाई अभी 11th का ख़त्म हुआ है, अब ऐसे 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 करेंगे और ऐसे हो जाएगा 2 महीने में, नहीं होता है वैसे, ठीक है। आपका डेली का क्या एफर्ट है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। चलो क्वेश्चन लिखना। You are given 10 power minus 5 molar 10 power minus 5 molar NaCl solution and 10 power minus 8 molar 10 power minus 8 molar AgNO3 solution, comma they are mixed in 1:1 volume ratio. They are mixed in 1:1 volume ratio, comma predict whether AgCl will precipitate or not. Predict whether AgCl will precipitate or not if Ksp of AgCl is 10 power minus 10. ट्राई करोगे या पहला क्वेश्चन मैं थोड़ा हिंट कर दूं? ठीक है, ट्राई करो। मैम रिएक्टिव फर्स्ट में लिखना होगा ना? रिएक्शन हाँ लिख लो। देखो AgCl के बारे में पूछ रहा है ना, तो रिएक्शन किसका लिखोगे आप? NaCl plus AgNO3 का रिएक्शन आपको यहाँ लिखना चाहिए, जिसके बारे में Ksp है ना उसका लिखो, ठीक है। तो Ksp AgCl का है तो Ag plus Cl minus, हाँ ठीक है, दिस इज योर रिएक्शन। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दोनों तो प्रॉपर सॉल्ट है, ठीक है। तो सॉल्ट इसका मतलब Cl माइनस का कंसेंट्रेशन 10 पावर माइनस 5, Ag प्लस का कंसेंट्रेशन 10 पावर माइनस 8। लेकिन क्या यही कंसेंट्रेशन रह जाएगा फाइनल सॉल्यूशन में भी?
क्या चेंज होगा? 1:1 में बोल रहा है। इसका क्या मतलब है? दोनों ही सेम मतलब सेम अमाउंट में ले रहे हैं। हाँ, तो फाइनल सॉल्यूशन में क्या होगा, इसका वॉल्यूम v लिया, इसका वॉल्यूम v लिया, तो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो 2v हो जाएगा ना बेटा, बात समझे? तो वॉल्यूम डबल हो रहा है, कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा, बात समझे क्या? तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन आप क्या लोगे, 10 पावर -8 डिवाइडेड बाई 2, ये समझ रहे हो? ठीक है, यहाँ 10 पावर -5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। KSP पता ही है, IP आप यहाँ से निकाल लो, कंपेयर कर लो, राइट? चलो करो। इन क्वेश्चंस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होने जा रहा है, ठीक है, कि वॉल्यूम का ध्यान रखना, ओवरऑल वॉल्यूम चेंज कर रहा है, क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन क्या होगा, ये मेनली आपको देखना है, ठीक है। वो सॉल्यूबल हो जाएगा, प्रेसिपिटेट नहीं होगा। हाँ गुड, प्रेसिपिटेट नहीं होगा अभी, ठीक है, समझ गए? तो बिल्कुल इसी तरह से हमें करना है। अभी कुछ क्वेश्चन और कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलराइट, ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, ये क्वेश्चन ना आपके, अच्छा नहीं, इसका एक पार्ट है, जो आपका PDF वाला क्वेश्चन है ना, उसमें इसका पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, कंप्लीट क्वेश्चन। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग Cl माइनस Br माइनस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इसका क्या मतलब? कंसंट्रेशन सेम है। यस, गुड, कंसंट्रेशन सेम है, इक्वल्स टू 10 पावर -2 मोलर इनिशियली, ठीक है। इनिशियली इस सॉल्यूशन में ये सारे आयंस हैं जिनका कंसंट्रेशन ये है, ठीक है। टू दिस सॉल्यूशन AgNO3 is added, AgNO3 is added gradually का क्या मतलब? जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं धीरे धीरे, राइट? ओके, कैलकुलेट, पहला क्वेश्चन है विच कैन गेट प्रेसिपिटेट फर्स्ट, which can get precipitate first? प्रेसिपिटेटेड कर लेना, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं ना, प्रेसिपिटेटेड को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सेकंड लिखना, concentration of Ag plus ion, concentration of Ag plus ion when first ion starts precipitating, when first ion starts precipitating, लिख लिया। नेक्स्ट लिखते हैं concentration of I minus and Cl minus ion when AgBr starts precipitating. B, concentration of Br minus and I minus ion when AgCl starts precipitating. गिवन देखो डेटा क्या है, KSP गिवन है, किसका भाई, AgI का है 10 पावर -17, KSP गिवन है AgBr का 10 पावर -13, KSP गिवन है AgCl का 10 पावर -10, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, लेकिन ये सोचो वैसा ही है जैसा टाइट्रेशन में हम लोगों ने किया था ना,
सिमिलर सा चीज़, लेकिन मल्टीपल चीज़ें वहाँ आ रहे थे, बफर भी आ रहा है, कहीं हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है, कहीं एसिडिक केस हो गया, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, धीरे धीरे करके आगे बढ़ो, ठीक है। जहाँ जहाँ दिक्कत आएगी वहाँ वहाँ हम लोग देखते जाएंगे, ऑलराइट। और केएसपी जिसका जिसका है उन सब का एक्सप्रेशन लिख लो, के का वैल्यू लिख लो, आईपी केएसपी यही अलग अलग हमें कंपेयर करते रहना है बस, ठीक है। चलो स्टार्ट करो इसको। AGI जो होगा वो फर्स्ट में होगा ना? यस, गुड गुड, बिल्कुल सही। AgCl और नहीं फिर AG। सेकंड क्वेश्चन है कंसंट्रेशन ऑफ, इसके हाँ उसका हाँ इसके बाद नेक्स्ट होगा AgBr, फिर होगा AgCl, लेकिन इसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेकंड क्वेश्चन है हाँ हाँ गुड गुड, उससे ज़्यादा हो जाएगा नहीं, AgNO3 धीरे धीरे इंक्रीज ही कर रहे हैं, तो जब प्रेसिपिटेट होने लग रहा है तो इसका मतलब उस समय पर 10⁻⁻15 आया था, राइट।
तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ Ag, बिल्कुल सही आंसर ये आएगा, ग्रेटर देन 10 पावर -15, राइट। ठीक है, जब प्रेसिपिटेट होने लग रहा है तो धीरे धीरे बढ़ गया होगा। और यहाँ क्या आएगा, AgI सबसे पहले प्रेसिपिटेट हो रहा है, दैट मीन्स आयन अगर पूछे विच कैन गेट प्रेसिपिटेटेड फर्स्ट, तो पहला कौन सा आया है, पहला तो यही आया। ठीक है, अब यही मान लो क्वेश्चन थोड़ा और चेंज कर दे कि भाई इनमें से बताओ पहले कौन सा आयन प्रेसिपिटेट कर रहा है, तो कौन सा आयन हो जाएगा, राइट। ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ पर लैंग्वेज डिफरेंट कर सकता है वो, बात समझे। बट क्या करना है, जिसका जिसका KSP है उसका उसका एक्सप्रेशन लिखो, IP और KSP जस्ट चेक करते जाओ, राइट। यहाँ आप बोल रहे हो ना, वो पहले का उससे भी का, हाँ तो वही लिखा है देखो, Ag प्लस कंसंट्रेशन, मतलब 10 to the power -15 तो आ रहा है, फिर मतलब स्टार्स उससे ज्यादा आएगा क्योंकि वो जस्ट के बाद में एग्जैक्टली, दैट इज वाई ग्रेटर देन लगाया है ना, राइट। इक्वल टू ना देके, हाँ इक्वल टू ना देके ग्रेटर देन लगाना होगा, राइट। ठीक है, सी किया आगे, हाँ ठीक है, गुड, बिल्कुल सही रास्ते पे हो। चलो आगे करते चलो। अब AgBr की बात कर रहा है तो AgBr का प्रेसिपिटेशन, हाँ उसका IP KSP है ना। दोनों का एक साथ होगा। अब यहाँ देखो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ I- एंड Cl- पूछ रहा है व्हेन AgBr स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग, ऑलराइट। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि पहला देखो, एक पार्ट आपने कर लिया, लेकिन स्टार्ट करते हैं हम लोग यहीं से। ठीक है, सारा ये स्टार्ट सॉलिड होगा, ये एक्वस, राइट, जैसे लिखते हैं हम लोग नॉर्मली। ठीक है, और यहीं पे मैं इसका KSP लिख दे रही हूँ। इसका KSP क्या है, 10 पावर -17। ठीक है, और फिर इनिशियली क्या है, वो जो सारे जो तीनों आयन थे Cl-, Br-, I-, उसका 10 पावर -2 मोलर है, बराबर है इनिशियली। ओके, अब अगला AgBr का लिख लेते हैं। AgBr का Ag प्लस एक्वस प्लस Br- एक्वस है ना, इसका क्या है KSP, -13 है। और AgCl, Ag प्लस Cl-, इसका क्या है भाई KSP, -10। ऑलराइट, तो देखो सबसे पहला वाला आपने कैसे किया था, इसका कंसंट्रेशन 10 पावर -2 इनिशियली तो यही था, है ना। तो अब यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस निकाला तो ये आ गया, जो भी KSP है डिवाइडेड बाय 10 पावर -2, तो आ गया 10 पावर हाँ वेट आ जाते हैं ना अभी। सबसे पहला देखो आपने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन जो किया उसमें तो यही किया ना, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस हर जगह ही निकाल लिया, राइट। कैसे निकाला, KSP लिया, जो भी KSP गिवन है उस रिएक्शन के लिए। यहाँ पर भी इनिशियली क्या है, 10 पावर -2 है, 10 पावर -2 से डिवाइड किया। फिर अभी इन दोनों में देख रहे हैं कम वैल्यू किसका आया है भाई, AgI के केस में कम वैल्यू है। सीधे यहाँ देखो KSP और ज़्यादा है ना, तो यहाँ से साफ साफ दिख जाता है कि ये वैल्यू 10 पावर -2 क्वेश्चन में गिवन है, राइट, कि सबसे पहले तो AgI ही प्रेसिपिटेट करेगा। ऑलराइट, सेकेंड क्वेश्चन था कि भाई जब पहला जो भी आयन प्रेसिपिटेट कर रहा है, तो पहला I- प्रेसिपिटेट कर रहा है, उस समय Ag+ का मुझे वैल्यू बताओ। तो जब वो स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग हो गया है तो इसका मतलब अब इससे तो बढ़ गया होगा ना वैल्यू, दैट इज वाई। और ज़्यादा कुछ हम लोग रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ये 10 पावर -15 से भी ज़्यादा होगा। तो ये भी आंसर इसी वजह से ये था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ I- एंड Cl- व्हेन AgBr स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग। ओके, तो जब AgBr प्रेसिपिटेट कर रहा है तो क्या इस समय Cl- प्रेसिपिटेट किया होगा क्या? नहीं,
तो इसका मतलब ये तो जितना था ये इतना ही रह जाना है। पार्ट क्लियर है ये, ठीक है, ऑल राइट। तो सबसे पहला इस क्वेश्चन में हमने देख लिया कि पहले कौन प्रेसिपिटेट कर रहा है, Ag प्लस का आइडिया हमें हर केस में है, ठीक है, ऑल राइट। और Cl माइनस, हाँ AgI प्रेसिपिटेट हो चुका है, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, जब Ag को हमने ऐड करना स्टार्ट किया, Ag का जब वैल्यू 10 पावर माइनस 15 है ना, तो इस समय AgI प्रेसिपिटेट हो गया है, राइट, ठीक है। अब धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा, है कि नहीं, ओके, ठीक है। अब C में क्या है, Cl माइनस अभी आपने बताया जब AgBr प्रेसिपिटेट करेगा, और प्रेसिपिटेट पहले कौन कर रहा है, AgI कर रहा है, फिर AgBr प्रेसिपिटेट होगा और सबसे लास्ट में आएगा AgCl। ये हमें अभी पता है, कैसे पता है, क्योंकि हमने ये वैल्यू निकाल लिया है ना। तो Ag का कंसंट्रेशन जब 10 पावर माइनस 11 होगा उस समय AgBr प्रेसिपिटेट करेगा, राइट, और इसका कंसंट्रेशन जब 10 पावर माइनस 8 होगा तब AgCl प्रेसिपिटेट करेगा। इतना तो अभी तक हमने इंफॉर्मेशन निकाल लिया, ऑल राइट, ओके। अब एक एक पार्ट में हम लोग चलते हैं, अभी तक का इंफॉर्मेशन इतना ही है, राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। तो अभी C पार्ट का एक क्वेश्चन देखो हो चुका है, Cl माइनस का वैल्यू आ गया है इतना, है ना। C पार्ट में जब अब आपको लग रहा था, क्योंकि देखो एक में भी जैसे ऐसा होता है ना ग्रेटर देन लेस देन, तो अब लगता है कहीं ऐसा ही आंसर है क्या, सारा होने लगता है ना, ठीक है। तो अगर हम नहीं बता पाते हैं कुछ तभी वैसा करते हैं। दूसरा चीज, अभी ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो वहां पता रहेगा कि आपको ग्रेटर देन लेस देन में आंसर करना है या वैल्यू देना है, तो उसका डाउट नहीं रहेगा आपको, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ ये पार्ट तो हो गया, अब दूसरा पार्ट है I माइनस के बारे में पता करना, ठीक है। अब एक और यहाँ ये वैल्यू, अच्छा देखो जब AgBr प्रेसिपिटेट कर रहा है उस समय Cl को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका वैल्यू जो था वही रहेगा। तो व्हाट वाज द वैल्यू, 10 पावर माइनस 2, ठीक है, तो इसका तो इतना ही रह जाना है, ठीक है। अब देखो AgI सही बात है 10 पावर माइनस 15 में प्रेसिपिटेट करने लगेगा, लेकिन क्या इक्विलिब्रियम रिएक्शन खत्म हो जाएगा? अरे इक्विलिब्रियम रिएक्शन तो खत्म ही नहीं होता, डायनेमिक चलते रहता है। तो हम ये नहीं बोल पाएंगे कि भाई I माइनस एकदम 0 हो गया। उधर का अगर Ag प्लस का कंसंट्रेशन है और Ksp के साथ अगर लिफ्ट करते हैं तो फिर उधर I का चला जाएगा। गुड, वेरी नाइस, बिल्कुल यही डायरेक्शन। तो देखो अभी क्या करना है, AgBr स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग, मतलब Ag प्लस का कंसंट्रेशन हमें पता है 10 पावर माइनस 11, है कि नहीं। अब इस Ag प्लस का कंसंट्रेशन को हम लोग क्या Ksp ऑफ AgI के साथ कर ही सकते हैं, है ना, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस अभी हम लोग कैसे निकालेंगे, Ksp ऑफ AgI, और जब AgBr प्रेसिपिटेट कर रहा है तो हमें पता है इसका कंसंट्रेशन क्या है, 10 पावर माइनस 11। बात समझे? तो वैल्यू पुट करो, मुझे आंसर बताओ। 10 to the power minus 4। 10 पावर माइनस AgI का क्या है, Ksp पर माइनस 15 है, नहीं Ksp है 10 to minus 17 है। हाँ, माइनस 17 माइनस 13 10, ये ध्यान है, 10 पावर माइनस 10 10 पावर माइनस 13 10 पावर माइनस 17 माइनस 6 है, करेक्ट, ठीक है। अभी देखो ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन एक रियलाइजेशन के लिए एक और काम करो। परसेंटेज ऑफ I माइनस अभी कितना बचा है स्टार्टिंग के हिसाब से, अगर हम देखें तो जरा कैलकुलेट करो। तो अभी है 10 पावर माइनस 6, स्टार्टिंग में कितना था 10 पावर माइनस 2 इंटू 100, कितना परसेंटेज बचेगा? देख रहे हो, रिएक्शन खत्म नहीं हुआ है अभी, क्योंकि इक्विलिब्रियम में डायनामिक चलता रहेगा, लेकिन लगभग कंप्लीट हो चुका है। बात समझे? तो इसलिए वैल्यू अगर हमें निकालना है तो सारा वैल्यू देख रहे हो, बस Ksp और कंसंट्रेशन, बस यहीं का खेल है, Ip और Ksp का खेल है पूरा यहाँ पर, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, चीजों को अलग अलग रखना है और बस यूज करते जाना है। अब देखो मैंने तुम्हें पूरा आंसर भी नहीं बताया, तरीका तुम्हें खुद समझ में आया कि भाई इस टाइम पे हमें वहां से कैसे लेना है। अब देखो यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पता है बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन माना जाता है ये, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया ना, स्टार्टिंग से सारे के सारे पार्ट तुम्हारे सामने रख दिया। अभी सोचो किसी बच्चे के सामने ये इन्फॉर्मेशन दिया रहे और सीधे बोले उसको कि भाई मुझे बता दो ये C पार्ट क्या है, अब वो घूम जाएगा ना,
है कि नहीं? छोड़ो सी डी ले लो, कोई सा भी एक पार्ट पूछ दो, अब वो सोचेगा कि भाई कहाँ से क्या रिलेट करें, इतनी सारी चीज़ें हैं, क्या हो रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, तो हमेशा जब भी ऐसे 2-3 प्रेसिपिटेशन एक जगह हो तब सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन होगा, पहले कोई होगा, उसके बाद कोई होगा, उसके बाद कोई होगा, तो वहां से स्टार्ट करो, फिर क्वेश्चन को एनालाइज करो, जो पार्ट पूछे वो आंसर कर दो। अभी देखो यहाँ कैलकुलेशन में कहीं भी आपको थोड़ी भी मशक्कत नहीं आएगी, है ना? जो अच्छा क्वेश्चन होता है तो वो कैलकुलेशन में बहुत नहीं फंसाता, जो इजी क्वेश्चन होता है हो सकता है उसमें थोड़ा कैलकुलेशन करवा ले वो, ठीक है? तो इसलिए कैलकुलेशन से घबराना नहीं, क्योंकि अब इजी क्वेश्चन में अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दे रहे हो तो अगेन आप वही पे मिस्टेक बस नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, ऑलराइट, चलो अब डी ऑप्शन करो जरा। सी और डी देखो बिल्कुल एक जैसा है कि नहीं? चलो करो इसको। टेन पावर माइनस 5, हाँ मुझे लगता है सही है। और वो है 10 to the power minus 9 आएगा। देख ही लेते हैं एक बार। अब ये कब है? AgCl स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग Br माइनस और I माइनस। हाँ हाँ, अब जब AgCl भी स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग तब इस समय पर पूछ रहा है कि मुझे बता दो भाई Br माइनस का क्या हाल चाल है और I माइनस का क्या हाल चाल है, राइट? ठीक है, ओके। तो अभी Ag प्लस का वैल्यू मुझे पता है 10 पावर माइनस 8, तो अगर मुझे Br माइनस का पता करना है दैट मीन्स KSP ऑफ AgBr लेके करना होगा। ऑल राइट, ठीक है, तो Br माइनस का KSP ऑफ AgBr इज 10 पावर माइनस 13 डिवाइडेड बाय 10 पावर माइनस 8, हाँ 10 पावर माइनस 5 बिल्कुल सही। I माइनस 10 पावर माइनस 17 10 पावर माइनस 8, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, समझ गए? मुश्किल नहीं है ये, है ना? बस ये है कि इसमें पार्ट बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, तो सीधे सीधे क्वेश्चन पे धापा मत बोलना, नहीं तो क्वेश्चन विल बी ऑल ओवर यू। ठीक है, बिट बाय बिट, पीसेस बाय पीसेस आगे बढ़ो, क्वेश्चन ये इजी होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। जब हम लोगों ने ये देख लिया कि भाई सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का क्वेश्चन कैसे करना है, अब इसके बाद में आगे आते हैं जब बफर मिला दिया गया हो तब कैसे करेंगे। ठीक है, तो बफर में ना कई बार एक, हाँ बोलो, एक क्वेश्चन अभी ले लेते हैं, क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं ये बफर लिखा रहेगा। अप्रोप्रिएट बफर का क्या मतलब होता है? बफर का जो केवल H+OH- वाला पार्ट है ना, वो यहाँ कहीं यूज हो रहा होगा, बाकी किसी आयन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना? बाकी कोई कॉमन आयन ये वो सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑल राइट, तो वो सब क्वेश्चन में ऑलरेडी ध्यान लिया हुआ रहेगा, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा। ओके, ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं, सॉल्युबिलिटी इन, हेडिंग ये दे दो, सॉल्युबिलिटी इन एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब ही यही है ना, कि बफर से केवल H+OH- का जो भी कंट्रीब्यूशन है वो आपका यूज हो रहा होगा। ठीक है, बफर सॉल्यूशन क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखते हैं ना, द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbOH2, अगेन ये सेम क्वेश्चन आपके PDF में, solubility of PbOH2 in water is 6.7 into 10 power minus 6 मोलर। solubility मतलब S का वैल्यू गिवन है ना। ठीक है, कैलकुलेट इट्स solubility in buffer solution, calculate its solubility in buffer solution of pH 8, calculate its solubility in buffer solution of pH 8। अब देखो यहीं पे हो सकता है, अभी जैसे सीधे दे दिया ना बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 8, क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया बनाना चाहेगा ना तो एक बफर दे देगा और उसका भी आपको विद इन द क्वेश्चन हो सकता है pH ऑफ द बफर निकालना पड़े। ठीक है, एडवांस में यही किया जाता है कि भाई एक के अंदर दूसरा कंसेप्ट डाल दो, बच्चा वो समझ पा रहा है या नहीं, बात समझे? ठीक है, ओके, चलो मैं हेल्प कर दूं या फिर थोड़ा सोचोगे? ठीक है, सोचो। S का वैल्यू गिवन है KSP, जरा ट्राई करो कैसे फाइंड आउट करोगे।
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप वैसे ठीक है कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, अभी के लिए आप जो है ना ये यूज़ कर लो, कैलकुलेटर यूज़ कर लो, ठीक है। वन 1203 आ रहा है, उसको अप्रोक्सीमेटली 1.2 ले लें। हाँ हाँ बिल्कुल, 1.2 into 10 to the power minus 3 आ रहा है। बिल्कुल सही, फाइनल सॉल्युबिलिटी है ना। तो देख KOH लेना पड़ता है। हाँ एग्जैक्टली, अब यहाँ देखो पी एच तो डायरेक्टली है नहीं, तो OH माइनस लेना होगा, बिल्कुल सही। ये सॉलिड है Pb2 प्लस 2OH माइनस, KSP का रिएक्शन यही लिखा होगा, रिएक्शन लिखा था या स्किप कर दिए? हाँ वेरी नाइस वेरी नाइस। तो KSP क्या आ जाएगा, ये अगर S लो तो ये 2S उसका स्क्वायर 4S क्यूब, ठीक है। KSP इक्वल्स टू 4S क्यूब, ठीक है। S का वैल्यू यहाँ गिवन है, ठीक है। हाँ तो ये वैल्यू कितना आ रहा है? मतलब कैलकुलेशन में कैलकुलेटर में आ रहा है ना, मतलब ठीक है 1.2 ले, हाँ हाँ 1.2 approximately। हाँ, तो ओवरऑल हाँ इंटू 4 इंटू 10 पावर माइनस 15 ऐसा ही आया होगा ना। अच्छा 4 मल्टीप्लाई करने के बाद आया ये 1.2। पर में भी क्यूब है ना, वो 6.7
हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओवरऑल आप आंसर बता रहे हो, यहाँ पे ओवरऑल आंसर आया आपका 1.2 इंटू 10⁻15। हाँ करेक्ट करेक्ट, ठीक है, ऑलराइट ओके। इसी के लिए मैंने बोला था कि अभी कैलकुलेटर यूज कर लो। जनरली अगर आप ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा, हाँ क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, एडवांस में अगर आएगा भी ना, मान लो इस तरह का वैल्यू वो देते भी है ना, तो वो लास्ट में लिख देते हैं टेक दिस एज दिस, कुछ वो कैलकुलेशन को शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। एनालिटिकल क्वेश्चन में वो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आपको उलझाने की कोशिश नहीं करते, ठीक है, सीधा सीधा वो अगर आप रिलेट कर ले रहे हो आंसर निकालो आप, ऑलराइट, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है कि पूछ रहा है कि भाई सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा कि जब हम लोग pH 8 के बफर सॉल्यूशन को इसमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। तो pH 8 का क्या मतलब, POH हो जाएगा 6। POH 6 का क्या मतलब, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आप 10⁻⁻6 ले सकते हो, राइट। तो अब KSP को हम लोग कैसे इक्वेट करेंगे, S जो भी है, ये लेटर सपोज ये चेंज हो गया, अभी इसका कुछ वैल्यू x ले लेते हैं, बदल जाएगा ना, कुछ वैल्यू जो भी बदला है, लेटर सपोज हमने x ले लिया अभी, इनटू सॉरी KSP का वैल्यू तो यहाँ आएगा, यहाँ क्या आएगा OH, हाँ ठीक है। तो OH माइनस की जगह अभी हम क्या ले लेंगे, pH जो 8 है ना, बफर का जो pH है, हाँ वो उसको यूज कर लेंगे। तो यहाँ क्या यूज होगा, POH, हाँ बिल्कुल। अब देखो 10⁻15 है, 10⁻2, अब कैलकुलेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻3, है कि नहीं, ठीक है। बस ये पार्ट था कैलकुलेटिव, यहाँ सॉरी यहाँ क्यूब होगा ना, क्यूब होगा ये, ठीक है। अब इस अच्छा अच्छा इसको आपने कैलकुलेट कर लिया, बस आगे कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है, यही रह गया आंसर, ठीक है। तो बफर का ये समझ गए ना, H या OH जो होगा वहां पर मेन आपको चेक करना है कि भाई pH का वहाँ डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है, ऑलराइट, ठीक है। अब ये अगर समझ रहे हो तो क्वेश्चन अब आगे हो जाना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जिसमें मल्टीपल आयन होगा। ओवरऑल खेल पूरा यहाँ KSP और S के बीच में ही होगा, क्वेश्चन के हिसाब से अब समझते जाना है, बस ये करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन करते करते आता है, ठीक। अभी हो सकता है कुछ में डाउट आएगा, लेकिन अभी धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन को करेंगे, ऑलराइट, ठीक है। एक और क्वेश्चन आज हम लोग ले लेते हैं। ओवरऑल सारे मतलब जो डिफरेंट आप बोल सकते हो, ये डिफरेंट टाइप का ही क्वेश्चन होगा, लेकिन बस यही KSP को ही हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेना, 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3, 2 molar solution of Na2CO3 is boiled in a closed container, is boiled in a closed container with excess of CaF2, excess of CaF2, full stop, very little amount of CaCO3, very little amount of CaCO3 and NaF, CaCO3 and NaF are formed, full stop, if the solubility product of CaCO3 is X, if the solubility product of CaCO3 is X and molar solubility, समझ रहे हो, एक solubility product है, दूसरा molar solubility, okay, and molar solubility of CaF2 is Y, एक का KSP X है, दूसरे का molar solubility yes S है, Y, full stop, find molar concentration of F minus, molar concentration of F minus in resulting solution, after equilibrium is attained, after equilibrium is attained, लिख लिया, ठीक है, ट्राई करो, ठीक। तो देखो यहाँ पे ज्यादा वैल्यूज नहीं है, ये F माइनस का जो आंसर आना चाहिए वो X एंड Y के टर्म में आना चाहिए, ठीक है।
CF2 का जो रिएक्शन है उधर है ना। हाँ देखो Na2CO3, ठीक है, सॉल्यूशन है ये। वैसे CaCO3 आ रहा है। हाँ यहाँ क्या हो रहा है ना, CaCO3 आ रहा है और NaF आ रहा है, 2NaF, ठीक है, बात समझ रहे हो। यहाँ ओवरऑल क्या हो रहा है, एक अगर आपका एक्वस है तो एक प्रेसिपिटेट है, इधर भी एक एक्वस है एक प्रेसिपिटेट है, बात समझ, सॉल्यूशन प्लस एक प्रेसिपिटेट, फिर से दूसरा सॉल्यूशन और दूसरा प्रेसिपिटेट, ठीक है। और क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट चीज ये गिवन है कि Y N, equals to X। हाँ कि ये बन तो रहा है लेकिन इतना कम बन रहा है कि पूछो मत, ये एक्सेस में है तो हमें तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो खत्म ही नहीं होगा, बात समझे, ठीक है। अब खत्म हो जाएगा। हाँ अब इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, खत्म होगा कि ये अभी किस हिसाब से, मान लो CaCO3 बन ही नहीं रहा है तो ये भी कंप्लीट खत्म तो नहीं हो रहा ना, क्वेश्चन में तो ये भी बोला है कि भाई लगभग एकदम ना के बराबर बन रहा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, मोस्टली यही रह रहा है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यही चल रहा है, ठीक है, ओके। दूसरा वैल्यूज भी बहुत ज़्यादा नहीं गिवन है एक्स वाई के हिसाब में, अगर वैल्यू कुछ गिवन रहता तो हम वैल्यू निकाल भी लेते तो हमें आइडिया रहता 10 पावर माइनस कितना है, राइट, ओके। अब चलो आगे आगे क्या बोला है, CaCO3 के बारे में गिवन है इसका KSP, राइट, ठीक है, ऑल राइट, X equals to X होगा। हाँ ठीक है, तो इसके लिए KSP गिवन है X, यही है ना, ठीक है। अच्छा अब सोचो ये 2 मोलर है, बोल रहा है कि भाई ये तो एक्सेस में है तो इसका तो कुछ वैल्यू हम लोग लेंगे ही नहीं, ठीक है, और ये लगभग नहीं बन रहा है, इसका मतलब रिएक्शन जब हो जा रहा है तब भी क्या हम कह सकते हैं कि Na2+ का जो कंसंट्रेशन है, सॉरी Na+ का जो कंसंट्रेशन है वो 2 × 2 मोलर रह जाएगा लगभग, CO3 2- का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट में 2 मोलर रह जाएगा, कैन वी से दैट, ऑल राइट, ठीक है। तो यहाँ से क्या हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ Ca2+ निकाल सकते हैं x/2, राइट, है ना, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या CaF2 के बारे में पूछ रहा है ना इसका KSP और रिलेट कर लेंगे ना, F- के बारे में पूछ रहा है और Ca2+ का आइडिया हमें लग गया तो F- कर लोगे, चलो बताओ। ठीक है, तो ये टाइप कैसा है, एक सॉल्यूशन दूसरा प्रेसिपिटेट, फिर से दूसरा प्रेसिपिटेट और दूसरा सॉल्यूशन। और मैम जो CF2 का है वो तो 4/3 है ना। CaF2, CA2 plus 2F- हाँ Ca2+ + 2F-, ठीक है। KSP गिवन नहीं है इसका, है ना, X इसमें, हाँ हाँ ठीक है, तो ये y, ये 2y का स्क्वायर, तो देयरफॉर इसका KSP जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4y3, राइट, 4y3। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ Ca2+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ F- स्क्वायर, हाँ, हाँ, ठीक है, उधर से आ जाएगा। बस 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 देख लो। तो देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, इधर रिलेट करो इधर रिलेट करो, लेकिन रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इसलिए यहाँ पे अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत बढ़ जाता है, आराम आराम से क्वेश्चन करना। रूट भी आएगा ना, रूट आएगा, हाँ ऐसा देखो आना चाहिए, राइट, ठीक है। तो उधर जो करें तो CaCO3 को Ca2+ और CO3 2- होना है, तो Ca2+ को S लिए तो CO3 2- को भी S लेते हैं, तो इसे S को equals to X किए तो उससे नहीं होगा। अच्छा, लेकिन S का क्या वैल्यू कुछ गिवन है, नहीं गिवन है ना, ठीक है। तो अब यहाँ अगर हमें रिलेट करना था, क्या रिलेट करना था हमें, समहाउ ये F- का आना था, तो F- में हमें क्या चाहिए था, हमें Ca2+ चाहिए, तो Ca2+ कैसे आएगा, तो ये Ca2+ कैन बी रिलेटेड, क्योंकि ये यहाँ से रिलेट कर सकते थे, अगर मान लो इसका वैल्यू गिवन रहता उस डायरेक्शन से भी आप पढ़ सकते थे, नो इशू, ठीक है। जबकि वैल्यूज गिवन होते तो मोस्टली उसी टर्म में गिवन होते हैं, KSP या S के टर्म में, जब XY गिवन है तो हो सकता है सिंपली रिलेट करवा ले आपको, राइट, तो बस वही चीज़ यहाँ किया हुआ था, ऑलराइट, ठीक है। सिमिलर काम हमने बफर में भी किया था, OH- का, फिर अगेन S का कुछ वैल्यू वहाँ पे नहीं था, हमें दूसरा वाला सॉल्युबिलिटी बताना था कि जब चेंज हो गया तो Na2 जो है वो 2 × 2 और CO3 कर रहा है 2, हाँ हाँ इसीलिए 2
बस 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 क्वेश्चन में ये साफ साफ गिवन है कि भाई ये आगे लगभग नहीं बन रहा है, तो ये एज इट इज रह रहा है ना, तो भाई वही वैल्यू हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, मान लो कुछ परसेंटेज रहता तो उसके हिसाब से फिर आगे सोचते कहाँ जा रहा है। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ क्वेश्चन का लाइन इंपॉर्टेंट होगा, और इसी वजह से ये चैप्टर, देखो अब समझ में आ रहा होगा कि चैप्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन बनाना चाहे बहुत सारे बना सकते हैं। क्या? हाँ, इसको शॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन जानते हो अगर एज अ टीचर हाँ शॉर्ट कर देंगे ना, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। अभी देखो पूरा सॉल्युबिलिटी क्वेश्चन के फॉर्म में ही मैंने बताया है आपको, थ्योरी फिर क्वेश्चन किया ही नहीं। इनफैक्ट ओवरऑल पूरे आइनिक में थोड़ा सा पॉइंट फिर क्वेश्चन, थोड़ा सा पॉइंट फिर क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ही यहाँ जरूरी है। ठीक है, हो सकता है ऐसा हो कि आपको बहुत बढ़िया थ्योरी पता हो। हाँ, क्या बोल रहे हो? इनऑर्गेनिक में एक्चुअली वैसा ही है, थोड़ा फैक्चुअल आ जाता है, वो बहुत सारा चीज़ वहाँ फैक्चुअल है, ये रिएक्शन का ये प्रोडक्ट होता है। यस, ठीक है, बाद में उसको रिलेट करते हैं, बहुत सारा आंसर अभी भी हमारे पास नहीं है क्योंकि सिलेबस से बाहर का बात हो जाता है। अगर आप केमिस्ट्री में ही मेन आगे जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आप रिलेट करोगे कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। ठीक है, लेकिन अभी तो जानना, जैसे मैं बहुत बार ये बताती हूँ बच्चों को कि भाई देखो, जब आप बिल्कुल बच्चों ने ABCD पढ़ते हो, कभी सोचा है कि ए को ऐसे ही क्यों लिखते हैं ना। तो इस तरह से अभी केमिस्ट्री का हम लोग का बस स्टार्ट हो रहा होता है 11th-12th में। ठीक है, 9th-10th में कई बार बच्चों को समझ ही नहीं आता केमिस्ट्री क्या है, दैट इज वाई होवा बना के रखे पड़े होते हैं, केमिस्ट्री में ये है, केमिस्ट्री में वो है, नहीं समझ में आता है तो ऐसे ही बातें होती है, उठपटांग सी बातें रहती है, सिंपल सा यही है। ठीक है, उसी को थोड़ा समझने लोगों को कैसे सॉल्व हो रहा है वो सब चीज़ आपको पता चलने लगे तो आपको समझ में आता जाएगा, ओके व्हाट इज टू बी डन हियर, है ना, टू सॉल्व द क्वेश्चन, बस इतना ही तो करना है हमें। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, और जो भी डाउट हो डाउट सेंड कर लेना। कोई अभी जैसे आज का जितना भी है ना, अभी क्वेश्चन नंबर आप सीधे क्वेश्चन नंबर जस्ट मैसेज कर दो, और जो आपका डाउट्स है NCERT से रिलेटेड उसका भी फोटो मुझे भेज देना, जहाँ जहाँ डाउट है पैराग्राफ का फोटो भेज देना, ताकि मुझे वो टॉपिक समझ में आ जाए। अभी तो नहीं होगी कि मम्मी अभी स्कूल के लिए, तो ठीक है, कोई नहीं, आप लिख के लेकिन कहीं रख लेना, सामवा में भेज देना। ठीक है।